हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा था 8th, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप सबने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और वहाँ पर हमने बहुत केसेस भी किए थे इनके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आपका क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर हम कोई भी वर्क डन करते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनफाइनाइट पोजीशन टू अ फाइनाइट पोजीशन के लिए जो हम वर्क डन करते थे तो उसका इंटीग्रल भी करते थे, F/dr लिखते थे। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा था, -ΔV। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन होता था वो नेगेटिव होता था। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपने पढ़ा था, विच इज़ पॉजिटिव। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ का ये सरफेस है, ये इसका सेंटर है, अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास किसी एक हाइट h1 पे कोई मास रखा है, इसके जस्ट ऊपर एक दूसरा मास रखा है जो इसी अर्थ के सरफेस से h2 हाइट पे रखा हुआ है। तो मैं एक क्या काम कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ये मास m2 है और ये m1 है, इस m2 मास को यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, इस पोजीशन से m2 से m1 तक लाने के लिए जो भी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो वो क्या है आपका वर्क डन है टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे इसको मैं बता देती हूँ। अभी पहले वर्क डन लिख लेते हैं। तो वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो F/d होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2 इंटू F/d। 1/2 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट मास, वर्क डन ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड ये जो फर्स्ट मास है ना, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट मास पे काम हो रहा है सेकंड मास के, तो जो सेकंड मास है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो फोर्स है ये mg लिख लेंगे इसको, और डिस्टेंस जो है इनका, इन दोनों हाइट्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो h2 है और इतना डिफरेंस h1 है ना। तो हमें निकालना क्या है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो वो क्या हो गया, h2 माइनस h1। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा एट हाइट h पे, सपोज हमने एक कॉमन पॉइंट ले लिया h, वो क्या हो गया F/h। तो F क्या है, mgh। ठीक है, एक मैंने कांस्टेंट वर्क डन लिख दिया। ठीक है, ये जो W0 है दिस इज़ द कांस्टेंट, या ऐसे ही लगा दिया, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, पर हम आगे इसकी वैल्यू भी देखें, इसको भी फाइंड आउट करेंगे कि W0 जो कांस्टेंट है बेसिकली ये आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो जो मेरा W12 चल रहा था, इसको एक बार ऐसे वो लिख लेते हैं, mgh2 माइनस mgh1। इसकी ब्रैकेट को ही बेसिकली मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो W12 है mgh2 माइनस mgh1, तो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ WH2 माइनस WH1। ये वर्क डन जो है हाइट h पे अगर मैं इसको लिख रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो ये भी मेरा वर्क डन है और ये भी मेरा वर्क डन है। दिस इज़ फॉर सेकेंड हाइट, दिस इज़ फॉर फर्स्ट हाइट, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्क डन है मेरा इन मूविंग दी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m1 या m2 है, इज जस्ट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये समझ आई है आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन? यहाँ पे देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने भी आपको पीछे भी बताया था कि जो वर्क डन होता है इट इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है WH माइनस WH1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हुआ ही आपका।
नहीं समझ आ रहा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ है? जो वर्क डन है दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी होता है। अगर मैं कोई भी चीज़ x2 माइनस x1 लिखती हूँ तो मैं उसको डेल्टा x लिख सकती हूँ ना, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको डेल्टा v लिख दिया है। ठीक है, तो वर्क डन क्या है बेसिकली, कभी भी आप किसी पार्टिकल को मूव करते हैं उसके तो वर्क डन इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है वो आपका वर्क डन होता है, उसको उसकी फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए। ठीक है, एक आपकी इक्वेशन यहाँ पे ये थी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो जो आपकी ये सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पे मैंने डब्ल्यू नॉट कॉन्स्टेंट लगाया था, इसको भी मैं अभी आगे लिख के दिखाती हूँ आपको। ये है डब्ल्यू एच एम जी एच प्लस डब्ल्यू नॉट कॉन्स्टेंट है। मैं कह रही हूँ कि अब मैंने ना जो ये मास था जिसको मैं फर्स्ट इस हाइट तक लेके आई हूँ, अब मैंने इन सब की हाइट्स को ख़त्म कर दिया और ये मास जो है अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन जो है अब हाइट 0 पे हो रहा है। 0 हाइट पे अगर वर्क डन हो रहा है तो देखो ये वाली, अगर ये एच 0 रख दूंगी तो वैल्यू 0 हो गई, तो ओनली क्या बचा, डब्ल्यू नॉट बचा। ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट क्या है, डब्ल्यू नॉट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। WH1 क्या था और WH2, दीज आर द पोटेंशियल एनर्जीज एट हाइट H1 एंड H2। ठीक है, और इनके नेगेटिव जो था वो बेसिकली वर्क डन था। ठीक है, तो अब देखो इसी को ही आगे प्रोसीड कर रही हूँ मैं। अब हमें पता है कि अगर कोई भी मास अर्थ से ऊपर रखा है या अर्थ के सरफेस पे रखा है तो वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है उस फोर्स को मैं लिख रही हूँ GM_ME अपॉन R स्क्वेयर। ठीक है, तो वर्क डन हो रहा है फर्स्ट मास पर ड्यू टू सेकेंड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ F इंटू डिस्टेंस। ये जो हमने लास्ट चैप्टर में लिखा था वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो R1 R2 F की वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, GM_ME अपॉन R स्क्वेयर इंटू DR। देखो R के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई, कांस्टेंट। तो इनको मैं बाहर लिख दूँगी, सॉरी W है। ठीक है, GM_ME इंटीग्रेशन R1 टू R2 1 अपॉन R स्क्वेयर इंटू DR। 1 अपॉन R स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखा रही हूँ आपको। इस R को मैं ऊपर ले गई, माइनस में हो गई इसकी वैल्यू। तो देखो अगर हम x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, R की पावर -2 है +1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट्स R1 टू R2। अब क्या हो गया, ये -1 अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आया इसको मैंने नेगेटिव ये बाहर लिख लिया। R -2 + 1 मीन्स R की R -1, तो ये 1 अपॉन R लिख दिया और इसकी लिमिट R1 टू R2। इसको मैं आगे पुट कर देती हूँ, -1 अपॉन R R1 टू R2। तो इसको जब मैंने पुट किया -1 अपॉन R2। ठीक है, यही होता है ना, इस नेगेटिव को मैं पहले बाहर लिख रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। ठीक है, तो GM माइनस GM_ME और ब्रैकेट में ये आ गया आपका। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, कौन सा चल रहा था आपका, 2 हो गया था, ये 3 लिख लें और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं वर्क डन को एट अ डिस्टेंस R पे देखती हूँ, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में आ रहा है ना, तो R के डिस्टेंस में रिस्पेक्ट में देखती हूँ नया वर्क डन। पहले वो वर्क डन था वो जो H हाइट पे था, अब ये R के लिए देख रही हूँ, तो -GM_ME अपॉन R। ठीक है, प्लस अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, W1 इज़ अगेन अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे W0 था, W0 जैसे यहाँ पे मैंने कांस्टेंट कंसिडर किया था,
ये, ठीक है, FWH ये वाली वैल्यू, ये याद रखो इक्वेशन। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे ये W1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे बेसिकली। तो अब W12 जो होगा वो WR2 माइनस WR1 होगा। और मैं कह रही हूँ इफ़ मास हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इनफाइनाइट अगर मैं इसमें R की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करूँगी तो अगर डिनोमिनेटर 1/इन्फिनिटी होता है तो ये क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये फर्स्ट जो टर्म है ये 0 हो जाएगा और WR इज़ अगेन W1, ठीक है। कब, व्हेन R इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मीन्स व्हेन R इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, W1। और ये बेसिकली क्या है आपकी, W1 इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है, W1। तो अगर मैं कहूँ आपका कि जो W1 है, ठीक है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो क्या है, 0 है। इट मीन्स the potential energy at that point is just the amount of work done in displacing the particle from infinity to that point। मीन्स वहाँ पे अगर वर्क डन, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, इट मीन्स वहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो उस पार्टिकल को इन्फिनिटी से अर्थ के सरफेस तक लाने के लिए क्या हो रहा है, काम करा जा रहा है, ठीक है। सो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इन दो पार्टिकल्स से जो एसोसिएटेड है, जिनके मास m1, कोई भी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमने कोई भी दो मासेस लिए हैं m1 एंड m2, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, -g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ r आता है पीछे भी। हाँ, यहाँ पे r है, स्क्वायर नहीं है, याद रखना। स्क्वायर फोर्स के फॉर्मूले में है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है, ठीक है। यहाँ नहीं है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे r अगर इन्फिनिटी हो गया तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, v से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी मेरा पार्टिकल, ये W0 0 था ना, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल अगर हमारा h हाइट पे रखा हुआ है, और नहीं सॉरी सरफेस पे रखा हुआ है, मैंने उसकी हाइट को 0 कर दिया, तो जो W0 है वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑल्सो 0। और अगर कोई भी पार्टिकल मेरा इनफाइनाइट पोजिशन पे रखा है तब भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, स्पीड आप सबने पढ़ा है। एस्केप क्या होता है, एस्केप मीन्स भागना, दूर जाना, है ना। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, इंग्लिश में भी आपने ये टर्म यूज़ किया होगा, एस्केप। एस्केप मीन्स दूर जाना। मतलब कि आप सोच के देखो कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, उछालते हैं कि वो कभी भी अर्थ पे वापस ना आए, तो आप सोचो उस टाइम पे आपकी क्या स्पीड रही होगी, है ना। या फिर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो इसरो वगैरह से या नासा से जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, वो एक टाइम पे आने के बाद जब उनको लॉन्च करते हैं तो एक टाइम के बाद वो क्या करती हैं, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाती हैं और अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाती हैं और वो यूनिवर्स में चली जाती हैं, है ना। तो यूनिवर्स में जाने के लिए मीन्स अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है, दिस इज़ नॉन एज एस्केप स्पीड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू लीव द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। हमारे जो अर्थ का ऑर्बिट है उसको लीव करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम स्पीड की ज़रूरत होती है, दिस इज़ नॉन एज एस्केप स्पीड। तो यहाँ पे हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे, मिनिमम स्पीड निकालेंगे। तो इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट यहाँ पोजीशन है, यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अर्थ को क्रॉस करके, अर्थ का जो पूरा वो है, अर्थ के चारों चक्कर लगा लगा के उसके ऑर्बिट्स में से ऐसे घूम घूम के एक टाइम बाद वो बाहर निकल गया है।
ठीक है। अब बाहर निकला वो कहाँ, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे उसकी स्पीड है वी एफ इज़ द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है हमारी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी भी देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किस पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो एनर्जी एट इन्फिनिटी पे अगर हम देखें, एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी एट इन्फिनिटी पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर, यही होगी ना फाइनल वेलोसिटी, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सपोज मैं उसको लिख रही हूँ W1 पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ। ठीक है। वर्क डन ये है पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने अभी लास्ट डेरिवेशन में लिया था, ये पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे W1। ठीक है, ये हो गई। दिस इज नॉन एज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देख रही हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे नहीं है, वो ऑब्जेक्ट अभी अर्थ के सरफेस से ही बस थोड़ा सा ऊपर गया है। सपोज ये अर्थ का सरफेस है ये वाला, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अभी कहीं यहाँ हाइट h पे रखा हुआ है, ये इसका रेडियस है अर्थ का। तो एनर्जी एट h प्लस आर ई क्या होगा, रेडियस प्लस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगेन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ एम वी आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो सॉरी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो भी हमने पीछे निकाली थी ये, ठीक है। हाँ यही होगी, ठीक है। प्लस हम इसमें क्या लिखेंगे, W1 भी ऐड करेंगे, ये होगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी आपकी माइनस GM अपॉन RE प्लस H। RE प्लस H क्यों लिया है, क्योंकि हम इसी पे अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं, प्लस W1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रही हूँ। तो जो पिछली इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन को मैं इसके साथ लिख देती हूँ यहीं पे, W1 प्लस हाफ एम वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, W1 से W1 कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा ये वाली वैल्यूज़। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव है, इनके तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव भी आ रहा है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है ये वाली हाफ एम वी एफ स्क्वायर, दिस इज़ प्योरली पॉजिटिव। तो इसी का ही ध्यान रखते हुए हम कह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं हाफ एम वी आई स्क्वेयर माइनस GM अपॉन RE प्लस H। ठीक है, दिस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव होगी मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगी, अगर लेस देन ज़ीरो होती तो वो नेगेटिव सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा, तो अभी इस इक्वेशन को मैं इधर की साइड ले जाऊँगी, तो हाफ एम वी आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू GM अपॉन RE प्लस H। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली मिनिमम वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच एट इन्फिनिटी। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करने के लिए, इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुँचने के लिए इनिशियली उसको कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है वो वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो VI मिनिमम क्या होगा आपका, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है, GME अपॉन RE प्लस H, और यहाँ स्क्वायर था, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ये अंडर रूट लगा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ इफ़
हाइट जो है वो ज़ीरो है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से ही इनफाइनाइट पे जाने के लिए कितनी वेलोसिटी एक्सर्ट कर रहा है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 2GME/RE, ठीक है। और हमें पता है GME/RE² वो क्या होता है, स्मॉल g होता है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी RE/RE से, तो नीचे स्क्वायर हो गया, तो VI मिनिमम क्या हो जाएगा आपका √2GRE। दिस इज द एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ 6400 किलोमीटर। इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करके जब हम वैल्यू निकाली हमने, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आई है, एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर आप कोई भी एक पत्थर भी ऊपर की तरफ उछालते हो और सोचते हो वो पत्थर जो है वो यूनिवर्स में पहुंच जाए, तो आपकी जो पत्थर उछालने की स्पीड है, उस पत्थर को जो स्पीड पकड़नी है उस स्टोन को, वो कितना होना चाहिए कि 1 सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर ट्रैवल कर सके। क्या ये आप अपने हाथ से करवा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करना इन अ सेकेंड, दिस इज द एस्केप स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना नेक्स्ट, वो है आपकी अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट, सैटेलाइट आपने सुना हुआ है बहुत, है ना वर्ड, और देखी भी होंगी टीवी में, फ़ोन में, नेट पे, मूवीज़ में। तो अर्थ सैटेलाइट बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सपोज़ ये आपकी अर्थ है और ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल शेप में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये सैटेलाइट्स हैं, किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। तो ये जब आपकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, जैसे कि आपका जो साइंटिस्ट लॉन्च करते हैं कोई सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, आपके काफ़ी बार अर्थ के ऑर्बिट में ही फंसी रह जाती हैं, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती हैं यूनिवर्स में। तो दिस इज़ नॉन एज अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। आपने मून जो है आपका, वो जो मून है वो क्या है, आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि अर्थ के सबसे नियर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मून, ठीक है। मून इज़ ऑल्सो सैटेलाइट फॉर द अर्थ। तो ये इस ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट्स, अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, वो सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इस ऑर्बिट में, ये जो ऑर्बिट है इसमें जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है। देखो अब ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एज अ स्फीयर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी अर्थ की वजह से। दूसरी कौन सी फोर्स यहाँ पे लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी किसी हम सर्कल की या स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या काम करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करने का काम करती है। सपोज़ ये आपकी अर्थ है, इसकी जो रेडियस है वो आ रही है ना, और इस अर्थ से ये h हाइट पे रखा हुआ है सैटेलाइट। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r, ठीक है। यहाँ r क्या हो जाएगा, mv²/re + h। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी इसके ऊपर, m इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट, दिस इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट एंड m इज़ द मास ऑफ अर्थ। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, RE + h का होल स्क्वायर। अब मैं इन्हीं दोनों फोर्सेस को इक्वेट कराऊंगी। जब मेरी Fg = Fc होगा, तो मैंने इसी इक्वेशन को यहाँ उठा के रख दिया, mv²/re + h। तो अब देखो यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, यहाँ से तो ये बचा और यहाँ से ये और एक ये,
ठीक है, तो मेरा बचा v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर था, सॉरी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, और मैं अगर कहूँ ये एट हाइट 0 है, इफ़ एच इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा वी स्क्वायर जो है वो जी एम ई अपॉन आर ई हो जाएगा। और अगर इस आर ई को मैं आर ई अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा जी एम ई आर ई अपॉन आर ई स्क्वायर, विच इज़ अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी इज जी आर ई। ठीक है, दिस इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि कोई भी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो एक रिवॉल्यूशन में, फॉर वन रिवॉल्यूशन हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन, तो वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना है, दिस इज़ डी अपॉन वी। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसकी सर्कमफेरेंस 2πr। आर क्या है, आर ई प्लस एच है। वेलोसिटी क्या आया है हमारे पास अभी, यहाँ पे हम वेलोसिटी ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो वो वी स्क्वायर था, तो यहाँ अंडर रूट में लिख रही हूँ जी एम ई अपॉन अंडर रूट आर ई प्लस एच, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया आपका 3/2 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल क्यूब, स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा 2, और नीचे जी एम ई। अब देखो जो ये वैल्यू है ये क्या है आपका कांस्टेंट है, जिसके के इक्वल रख रही हूँ आर ई प्लस एच का होल क्यूब। और एक तरह से मैं देखूँ तो टी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर ई, आर का क्यूब। ठीक है, इफ़ एच इज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू थ्राइस ऑफ द डिस्टेंस, और यू कैन से द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, दिस इज नॉन एज कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। आपके स्टार्टिंग में कैपलर्स लॉ हैं 3 लॉज, बट वो इस साल चैप्टर में नहीं है आपके सिलेबस में। कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, ये यहाँ से ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आए कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, तो ये मैं सोच रहा हूँ हमने पढ़ा नहीं है, यहाँ से ये वाला प्रूफ करके दिखा देना वहाँ पे। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करते हैं हम जो हाइट h है वो आपकी लेस देन है आर ई से, रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, h इज़ लेस देन आर ई, तो यहाँ पे जो t है इस t को मैं लिख रही हूँ t नॉट, मिनिमम टाइम पीरियड कितना लगेगा वो क्या था 4π स्क्वायर, ये पूरा ही उतार लेते हैं पहले, 4π स्क्वायर आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। ठीक है, तो देखो हमें पता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर क्या होता है, स्मॉल जी इंटू 4π स्क्वेयर इंटू आर ई। ये हो गया, सॉरी गलत हो गया, ये जी ऊपर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। क्यों आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर, क्योंकि जी एम ई यहाँ नीचे है ना, तो इसलिए 1/g इंटू 4π स्क्वेयर आर ई। ठीक है, ये बचा हमारा। तो अब स्क्वायर को हम अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4π स्क्वायर की जगह तो 2π आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आर ई अपॉन जी, दिस इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड विच इज़ टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट अ वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं आर ई की और जी की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये आता है आपका नियरली इक्वल टू 85 मिनट्स लगते हैं एक सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटल सैटेलाइट। ठीक है,
ऑर्बिटल है, ऑर्बिटिंग है, क्या है ये? ऑर्बिटिंग, जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, सॉरी आपके ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के, तो उसकी एनर्जी कितनी है? एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा सा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv²। v² जो हमने अभी पीछे निकाला था स्पीड, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो होगी आपकी ये ये वाली v², ठीक है, GME/RE+H। तो ये लिख देंगे हम GME/RE+H, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? नेगेटिव ऑफ GMME/RE+H। ये भी हमने पीछे प्रूफ किया हुआ है, वहाँ से उतार दिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसमें ये वाली वैल्यूज़ क्या है? कॉमन है, ठीक है, सिर्फ हाफ का फ़र्क आ रहा है। अगर इसको कॉमन लें, हाफ को हम सॉल्व करें, 1/2 -1 क्या होगा? -1/2, ठीक है। तो इसका नेगेटिव वैल्यू आ गई -GMME/RE+H, और यहाँ पे क्या आ गया? 2। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट विच इज नेगेटिव, ठीक है। लास्ट टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट और एक है आपका पोलर सैटेलाइट। मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, वैसे इतना पेपर में पूछा नहीं जाता है, कभी कभार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं, ये भी वही सैटेलाइट हैं जो अर्थ के ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, और ये कितनी हाइट पे रखी हुई हैं? 35,800 किलोमीटर्स, या आप माइल्स में बात करें तो वो क्या हो गई? 22300 माइल्स। इतने एल्टीट्यूड पे ये अर्थ से रखी हुई हैं, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में ही। और कहाँ रखी हुई है? इट इज़ डायरेक्टली प्लेस्ड ओवर द इक्वेटर, ओवर द इक्वेटर पे ये रखी हुई हैं, ठीक है। अर्थ का एक इक्वेटर होता है, एक पोल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और ये कैसे रिवॉल्व करती हैं? इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रिवॉल्व्स। अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है? कैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये भी वही सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, बट ये कहाँ से कहाँ रिवॉल्व करती हैं? नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ। कैसे? जैसे सपोज ये आपका अर्थ है, क्या बन रहा है? ये गार्बेज बैग बन गया अर्थ की जगह, ठीक है, ये अर्थ है। तो इसका जो ये पार्ट होता है, ये क्या होता है? इक्वेटर होता है, ठीक है, जो आपका सॉरी ऐसे घूमती है ना अर्थ, वेस्ट से ईस्ट जाता है, और जो इसका पोलर पार्ट है वो ये हो गया, ठीक है, ऐसे ये क्या है? नॉर्थ, ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो पोलर सैटेलाइट्स आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस में रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। और इन सैटेलाइट्स को, जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, इनको क्या क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली कि सैटेलाइट्स जो वो सॉरी हमारा जो वेदर होता है, जो मौसम विभाग होता है, आपने सुना होगा वेदर डिपार्टमेंट, वो इन सैटेलाइट्स को यूज़ करता है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को, कि वेदर का टेम्परेचर हो या फिर वेदर का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। और मिलिट्रीज़ में जो हमारे आर्मीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे किसी भी चीज़ की स्पाई करने के लिए, मीन्स एक स्पाई मिशन होता है ना, कि क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, स्पाई को, लाइक कोई मिशन पे जाते हैं या एक ट्रैप करते हैं किसी को, तो उसके लिए हम इन सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन सैटेलाइट्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कि अर्थ के सरफेस से सॉरी अर्थ के ऊपर से हम अर्थ के जो सरफेस है, अर्थ जो है, उसका हम इमेजेस भी क्लिक करते हैं इनकी, ठीक है। तो ये आपका जियो स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट्स हैं, 1-2 डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, ये आप लिख सकते हो, बट ये बाकी 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और आपका ये चैप्टर ग्रेविटेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है।